वर्ल्ड वॉर टू का दौर था, जो कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट था और भारत ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था। 1942 में जब जापान ने बर्मा पर अटैक किया, बंगाल एक इंपॉर्टेंट वॉर जोन बन गया। ब्रिटिशर्स को लगा कि जापानीज आर्मी बंगाल के रास्ते भारत पर कभी भी अटैक कर सकती थी और इस डर में उन्होंने अपने वॉर एफर्ट्स को प्रायोरिटाइज किया। लेकिन बंगाल के आम लोगों के बारे में सोचा नहीं गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। टुडे आई विल टेक यू थ्रू द ट्रेजिक इवेंट्स दैट लेड टू द बंगाल फेमाइन, जिसमें सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिसीजंस के बारे में भी बात करेंगे, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। बंगाल को उस समय भारत का अन्न ग्रानरी कहा जाता था। मतलब यहाँ धान की काफी खेती होती थी और ये रीजन काफी फर्टाइल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल के लोग भूख से मरने लगे? पहली वजह थी कुछ प्राकृतिक आपदाएं जो बंगाल के ऊपर आई थी। 1942 में एक बड़ा साइक्लोन आया था जिसने धान की फसलों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद बाढ़ों ने भी तबाही मचाई। लेकिन अब सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन तो निकल ही आता। बंगाल के लोग इस प्राकृतिक आपदा से उभर आते, लेकिन इस दफा काफी और कारण थे जो एक परफेक्ट स्टॉर्म को जन्म दे रहे थे। Despite these natural challenges, Bengal still had the potential to feed its population. But what happened next is a story of policy failure and government negligence. भारत उस वक्त ब्रिटिश रूल में था और ब्रिटिशर्स ने बंगाल के रिसोर्सेस को वॉर के लिए यूज करने का फैसला किया था। ब्रिटिशर्स ने एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई थी। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने बंगाल के बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि जापानीज आर्मी अगर कभी इन्वेड करे तो उन्हें बंगाल के रिसोर्सेस ना मिल सके। लेकिन इससे बंगाल के लोगों को ही नुकसान पहुंचा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोट्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम meant that Bengal's people could no longer move food from surplus areas to famine-stricken areas. मतलब बोट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम टूटने के बाद बंगाल के लोग खुद का खाना नहीं ला सकते थे। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के राइस स्टॉक्स को भी वॉर पर्पसेस के लिए यूज किया, जो बंगाल के फूड क्राइसिस को और बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि बंगाल फेमाइन सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक मैन मेड डिजास्टर था जिसमें ब्रिटिश पॉलिसीज का बड़ा हाथ था। इस फेमाइन का दूसरा बड़ा कारण था इन्फ्लेशन और होर्डिंग। जब वर्ल्ड वॉर टू अपने चरम पर था तो बंगाल के ट्रेडर्स और मिडिलमैन ने ब्लैक मार्केट का इस्तेमाल करना शुरू किया। राइस, जो एक स्टेपल फूड था, उसकी कीमत आसमान छूने लगी। फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट इंग्लैंड और यूरोप में हो रहा था, जबकि बंगाल के लोगों को उनके अपने ही अन्न से वंचित रखा गया। इस दौरान वॉर इन्फ्लेशन ने फूड प्राइसेस को आसमान पर पहुंचा दिया। जो राइस एक समय बंगाल के लोग सिर्फ 5 रुपए में खरीदते थे, वो 60 रुपए तक पहुंच गया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जब जापानीज फोर्सेस बुर्मा के पास आई, ब्रिटिशर्स ने एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई जिसमें बंगाल के रिसोर्सेस को खुद डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि एनिमी के हाथ ना लग सके। और क्योंकि ब्रिटिशर्स का पूरा ध्यान वॉर एफर्ट्स पर था, इसका फायदा उठाकर ट्रेडर्स ने फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया और आम बंगाल के लोग चावल तक नहीं खरीद पाए। अब सवाल यह उठता है कि बंगाल को इतना इग्नोर क्यों किया गया? इसका जवाब मिलेगा उस वक्त के स्ट्रेटेजिक सिनेरियो से। बंगाल एक इंपॉर्टेंट वॉर बेस बन गया था, स्पेशली जब जापान ने बुर्मा पर अपना इन्वेजन शुरू किया। ब्रिटिशर्स का पूरा ध्यान अपने मिलिट्री स्ट्रेटजी पर था, बंगाल के लोगों के भूख पर नहीं। वॉर टाइम पॉलिसीज ने बंगाल के फूड सप्लाई को और अफेक्ट किया। बंगाल का फूड एक्सपोर्ट किया गया यूरोप और ब्रिटेन के लिए, जैसे मैंने बताया, और यहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। ये क्लियर एग्जाम्पल था कि कैसे कॉलोनियल पावर्स अपनी कॉलोनीज के रिसोर्सेज को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। अब बात करते हैं विंस्टन चर्चिल की, जो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। फेमाइन के दौरान भारत के लीडर्स ने चर्चिल से मदद मांगी, लेकिन चर्चिल ने बंगाल के लोगों के लिए कोई सब्सटैंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं की। उन्होंने ये तक कहा कि
The famine was their own fault for breeding like rabbits. इस तरह का इनसेंसिटिव एटीट्यूड एक बड़े ह्यूमन डिजास्टर को और बढ़ावा देने वाला था। बंगाल फेमाइन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के लोगों को अकेला छोड़ दिया। वक्त पर रिलीफ नहीं दिया और जब तक कुछ हेल्प पहुंची काफी देर हो चुकी थी। Despite repeated requests for food shipments, Churchill diverted ships carrying grain to Europe. Even when supplies were available, they were not sent to Bengal. This lack of action by British government worsened the crisis. मतलब इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी फूड शिपमेंट्स बंगाल नहीं जा रही थी। चर्चिल उसे डाइवर्ट कर दे रहे थे यूरोप के लिए। 1943 का बंगाल एक ऐसे मंजर में तब्दील हो चुका था जहां हर जगह भूख और मौत का राज था। लाखों लोग स्टारवेशन से, भूखमरी से मर रहे थे और जो बाकी थे उन्हें कोलेरा, मलेरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियां हो रही थी। लोग इतने वीक हो गए थे कि उन्हें एक रोटी मिल जाए तो वो भी बहुत थी। लोग खुली सड़कों पर भूख से मर रहे थे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग असहाय दिखाई दे रहे थे। कलकत्ता की सड़कों पर उन सभी की लाशें यूं ही छोड़ दी जा रही थी। न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद दुनिया को बंगाल की इस दुर्दशा का पता चला। इन रूरल एरियाज एंटायर विलेजेस वर वाइप्ड आउट। पूरे गांव के गांव ही साफ हो जा रहे थे। एंड इन द अर्बन एरियाज पीपल वुड कोलैप्स ऑन देयर स्ट्रीट्स। द वर्स्ट हिट वर वुमेन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। Disease followed famine with cholera and other illness spreading like wildfire among the weakened population. जहाँ एक तरफ बंगाल के लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस फेमाइन ने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक नई आग लगा दी थी। इस फेमाइन ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को एक नया जुनून दिया। इंडियन लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज किया। क्विट इंडिया मूवमेंट और कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट्स और भी तेज हो गए। इस फेमाइन ने एक चीज साबित की, ब्रिटिश रूल के नीचे भारत के लोगों को कभी भी असली फ्रीडम नहीं मिल सकती। यह इंसिडेंट एक कारण बना कि लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी मांग और तेज कर दी, क्योंकि लोग समझ गए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं सोच रही है। 1943 का फेमाइन एक आखिरी कारण बना कि भारत को आज़ादी की ज़रूरत है और एक आज़ाद भारत ही अपने लोगों का ध्यान रख सकता है। By the time India achieved independence in 1947, the Bengal famine was one of the significant events that exposed the inhumanity of colonial rule. इस फेमाइन के बारे में कई कहानियां, फिल्म्स और लिटरेरी वर्क्स लिखी गई हैं। नोटेबल अमॉन्ग देम इज सत्यजीत रे's क्लासिक फिल्म आशनी संकेत that depicts the lives of Bengal's rural poor during the famine. विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने अपनी राइटिंग्स में फेमाइन के दर्द को कैप्चर किया। श्यामलाल मित्र और दूसरे राइटर्स ने बंगाल फेमाइन को अपने पोएट्री और सॉन्ग्स के जरिए इमॉर्टल बना दिया। ये फेमाइन एक कलेक्टिव मेमोरी बन चुका है बंगाल के लोगों के बीच में, जो हर जगह अपनी कहानियों में, अपने गानों में दिखाई पड़ता है। These works reflect the deep psychological impact that the famine left on Bengal society. It wasn't just a disaster. It became a part of Bengal's identity. So ये था एक brief बंगाल फेमाइन के ऊपर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन whichever platform you're listening me to. You can find more interesting episodes in the episodes list. I'll see you in the next episode real soon. Till then, take good care of your health. This is Rakesh signing off from India Unveiled. Thank you for listening.